संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, आज के समाचार आप मन के सम्मुख लेकर के हाजिर हुए हूँ। आज है 17 फरवरी और आज के जो समाचार है बहुत महत्वपूर्ण है, तो नोट कर जावा, पेन कॉपी निकाल लेवा भाई। हिंदी में खेल मड़ई, छत्तीसगढ़ के खेल महोत्सव आयोजन होने वाला है। और हिंदी में आना है मुझे। छत्तीसगढ़ का खेल मड़ई, छत्तीसगढ़ का लोक खेल उत्सव है। इसका आयोजन पाटन में किया जाएगा। पाटन दुर्ग जिले में पड़ता है और यहाँ 20 और 21 फरवरी यानी 2 दिनों का ये आयोजन होगा। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ के 18 जिले पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उन जिलों के बीच अलग अलग प्रतिभागी आएंगे और अपने स्पर्धा में हिस्सा लेंगे। जो खेल शामिल हो रहे हैं इस आयोजन में, उनमें है गेड़ी गेंद यानी गेड़ी चढ़ करके गेंद के साथ खेलने वाला, गिल्ली डंडा, सुर पिट्ठुल। और ये जो 3 खेल है ये पुरुष वर्ग में समूह प्रतियोगिता होगी, यानी एक से ज्यादा खिलाड़ी एक साथ होंगे और ये पुरुषों के लिए। संखली इसमें महिलाओं के लिए होगा, समूह खेल होगा। तुवे लुंगचरी या लंगचरी, तुवे लुंगचरी जो है ये फीमेल और समूह में होगा। पुधव पुख मेल सिंगल, गोगोधिया भौरा मेल सिंगल और फगुड़ी या फुगड़ी जिसे कहते हैं फीमेल सिंगल। ये खेल हैं जिनका आयोजन होने वाला है और जैसे मैंने बताया 18 जिले भाग ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ के ऐसे कई खेल हैं जिनके बारे में हम सिर्फ नाम जानते हैं और नाम भी शायद पहली बार सुनने का मौका मिल रहा है। तो इन खेलों का एक तो आप नाम याद करें, दूसरा इन खेलों की समझ विकसित करें। और छत्तीसगढ़ में अगर इस खेलों के तकनीकी सहायक या सबसे बड़े जानकार जिन्हें माना जाता है उनका नाम चंद्रशेखर है, जो इस लोक खेल महोत्सव में तकनीकी संचालक के रूप में जुड़े हुए हैं। बाकी छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ इसका आयोजन करा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करेंगे सिकल सेल सेंटर की। अगर आप मेरी न्यूज पहले से सुनते आए हैं तो मैं आपको ये पहले भी बताया हूं, अब इस न्यूज पर मुहर लग गई है, यानी कि अब ये न्यूज सच साबित हो रही है। सिकल सेल जैसे गंभीर रोग के इलाज के लिए अब तक बहुत कम संभावनाएं थी। राज्य के सभी जिलों में अब एक सिकल सेल सेंटर की स्थापना का आदेश जारी किया गया है। इसका मतलब यह है कि इस बार आने वाले बजट में सिकल सेल को लेकर के एक निश्चित रकम का प्रावधान किया जाने वाला है। माना जा रहा है कि यह रकम 1.47 करोड़ लगभग होगी, जिसको बजट में स्वीकार किया जा रहा है। और मार्च अप्रैल से हर जिले में एक सिकल सेल केंद्र जो है वो स्थापित हो जाएगा। तो अगर आप सिकल सेल अभी भी नहीं जानते तो मैं बता दूं, सिकल सेल एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है जो कि माता पिता के माध्यम से, यानी कि जो आपके पेरेंट्स हैं उनके माध्यम से बच्चों में, संतति में आ जाता है। इस रोग के कारण बहुत तरह की और समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे ब्लड सेल्स का टूट जाना, बुखार की समस्या बार बार बने रहना, बार बार खून चढ़ाने का मतलब जरूरत पड़ता है, इसलिए क्योंकि आप सरवाइव नहीं कर पाते उसके बिना। तो जानलेवा रोग है और इस रोग में बहुत छत्तीसगढ़ के लगभग 25 लाख लोग पीड़ित हैं। तो भाई ये बहुत जरूरी था कि हमारे यहाँ सिकल सेल सेंटर की स्थापना होती। तो अब ये होने वाला है, हर जिले में बनेगा सिकल सेल सेंटर, ये याद रखेंगे। फिर हम बात करते हैं त्रिशूल स्थापना पर्व या डेरी गड़ाई। त्रिशूल स्थापना पर्व भी बोल सकते हो या डेरी गड़ाई। ये डेरी गड़ाई एक प्रक्रिया है, दंतेवाड़ा मंदिर में आयोजित की जाती है। दक्षिण बस्तर जिसे दंतेवाड़ा के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ डेरी गड़ाई की रस्म के बाद फागुन मेले की शुरुआत हो जाती है। होता यह है कि बसंत पंचमी के दिन एक त्रिशूल माता के मंदिर के परिसर में गाड़ा जाता है। तांबे का बना हुआ ये त्रिशूल है, लगभग 600 साल पुराना त्रिशूल इसे माना जाता है। और इसके बाद से बस्तर अंचल में फागुन माह में लगने वाले मड़ई यानी मेलों की शुरुआत हो जाती है और यही पर्व है डेरी गड़ाई या फिर त्रिशूल स्थापना। इस त्रिशूल के बारे में 2 फैक्ट मुझे पता चले। पहला ये कि एक तो ये 600 वर्ष पुराना है और कंप्लीट शुद्ध तांबे का बना हुआ है, और दूसरा फैक्ट, राजा पुरुषोत्तम देव इसे वारंगल से लेकर के आए थे। वारंगल यानी हमारा पड़ोसी जो तेलंगाना राज्य है, हम उसकी बात कर रहे हैं। फिर हम बात करेंगे खरौद के मंदिरों की। तो अभी शासन ने एक फैसला लिया है कि खरौद के मंदिरों का भी जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण स्वीकार कर लिया गया है, यानी कि अब खरौद में मौजूद मंदिरों को भी एक अच्छा रंग रोगन और बाकी सारे सौंदर्यीकरण के काम के बाद राम वनगमन सर्किट में एक अच्छा हिस्सा, एक अच्छा आयाम मिलने वाला है। तो खरौद जो है बड़ा फेमस है 2-3 मंदिरों के लिए। पहले नंबर पर जो मंदिर फेमस है खरौद का वो है लखनेश्वर मंदिर। फिर से दोहराता हूं, लखनेश्वर मंदिर। लखन यानी लक्ष्मण जी और लखनेश्वर यानी लखन के ईश्वर लखनेश्वर,
चूंकि इस मंदिर की स्थापना लक्ष्मण जी ने की थी, यहाँ मौजूद शिवलिंग की स्थापना लक्ष्मण जी ने की थी, इसलिए लखनेश्वर नाम है। इस शिवलिंग में जिसकी उन्होंने स्थापना की 1,00,000 छिद्र बने हुए हैं, जिनसे आप पानी कितना भी डालो एक साथ वो पानी कहाँ जाता है आपको ये अनुमान नहीं लगा पाते। इसलिए इस शिवलिंग को लक्ष्य लिंगी महादेव भी कहते हैं। साथ ही साथ इस मंदिर में 1,00,000 चावल के दाने चढ़ाने पर मनोकामना पूरी हो जाती है। अब पीएससी पास हो जाऊं ये मत मांग बैठना, बिना मेहनत के नहीं हो सकते। और 1,00,000 चावल का दाना गिनते बैठने से अच्छा है कि आप पढ़ लें। तो 1,00,000 चावल का दाना चढ़ाने से मनोकामना पूरी होती है, इसलिए लाखा चाउर मंदिर भी कहा जाता है। और इस मंदिर को लेकर कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं छात्र, लक्ष्मणेश्वर या लक्ष्मण मंदिर, ये डाउट हमेशा बना रहता है। लक्ष्मणेश्वर खरौद है और लक्ष्मण मंदिर सिरपुर है, तो आप इसको कंफर्म करिएगा। अगली चीज ये है कि इस मंदिर का जो संबंध है वो छत्तीसगढ़ के पांडु वंश से जुड़ा हुआ है। जो सिरपुर का पांडु वंश है उससे जुड़ा हुआ है। जो जब स्थापना हुई थी छत्तीसगढ़ के पांडु वंश की, तो संस्थापक जो राजा थे उनके एक पुत्र ईशान देव ने इस मंदिर को बनवाया था, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा अगर यहाँ देखें तो शबरी माता का मंदिर है और इंदल देव मंदिर है। ये वो मंदिर हैं जिनको जीर्णोद्धार की जरूरत थी। साथ ही साथ महाशिवरात्रि पर एक दिन का एक विशाल मेला भी खरौद में आयोजित होता है। खरौद कहाँ है? जिला जांजगीर चांपा में। फिर हम बात करेंगे अगली न्यूज पर। अगला न्यूज है सर्वेश प्रभु। मैं नहीं जानता कि ये न्यूज बहुत जरूरी है या नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ पीएससी जिस तरह से प्रश्न चुनता है तो हर एक न्यूज को आप इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। तो मैं इस न्यूज पर थोड़ी सी चर्चा करते हुए आपको बता दूं कि सर्वेश प्रभु 10 साल नहीं 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक बच्चे हैं और उन्होंने एक नया केमिकल बनाया है। केमिकल कहना चाहिए कि जैविक पदार्थों से बनाया है और ये एक ऐसा केमिकल होगा जो कि फसलों को कीट पतंग आदि जो होते हैं, जिन फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले तत्व, तो उनसे बचाएगा। तो आप पेस्टिसाइड जो छिड़कते हैं उसके बजाय इस केमिकल का प्रयोग कर सकेंगे। हालांकि अभी शोध कार्य है और इस शोध कार्य को ग्लोबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेयर हांगकांग के लिए चुन लिया गया है। अब वो वहां जाएंगे, अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे और सब कुछ सही रहा तो उनके नाम पे ये पेटेंट भी दर्ज हो जाएगा। हमारे छत्तीसगढ़ की प्रतिभा है सर्वेश प्रभु, नाम जानने में कोई हर्ज नहीं है। फिर हम बात करेंगे पोलावरम बांध विवाद की, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में फैसले आने के इंतजार में चला गया है। ये बहुत चर्चा में बना हुआ है पोलावरम बांध, तो थोड़ा सा हम नजर डालते हैं इसके ऊपर। पोलावरम बांध छत्तीसगढ़ से होकर जाने वाली नदियां इंद्रावती नदी, शबरी नदी, जिनका पानी मिलता है गोदावरी में, उसी गोदावरी नदी पर बना हुआ है। यानी जिस नदी को जीवन दान देने में हमारे यहाँ की नदियां योगदान दे रही हैं, उस नदी पर बना हुआ बांध है, गोदावरी नदी पर बना हुआ बांध। इनफैक्ट बन रहा है। इस बांध का निर्माण के बाद नाम होगा इंदिरा सागर पन विद्युत और सिंचाई परियोजना, जहां 960 मेगावाट विद्युत बन सकेगी। लेकिन ये बांध जो है वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के लिए सरदर्द बन गया है। इस बांध के बनने से डुबान क्षेत्र में, यानी बांध बनने के बाद जो पीछे पानी रुकता है उस हिस्से में, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बहुत सारे गांव जो हैं वो डूब रहे हैं। खासतौर पे छत्तीसगढ़ की कोंटा तहसील बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है। इसलिए इस बांध को लेकर हम लगातार दावा आपत्ति किए पड़े हैं कि हमें इसका जो क्षतिपूर्ति है वो राज्यों की तरफ से मिलना चाहिए जो इस योजना का लाभ ले रहे हैं। तो एक सवाल हमारे मन में ये आता है कि ये बांध एक्चुअल में बन कहाँ पर रहा है? बांध बन रहा है पापी कुंडलू नाम की जगह, जो तेलंगाना में है, गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, और गोदावरी नदी पर यह बांध बन रहा है। अगली चीज ये है कि ये जो बांध बनेगा उसके बाद लाभ होगा आंध्र प्रदेश को, तेलंगाना को, महाराष्ट्र को और कर्नाटक को। ये वो राज्य हैं जिनको इसके जलराशि का लाभ मिलेगा, इससे बनने वाली विद्युत का लाभ मिल सकता है। लेकिन नुकसान में हम दो राज्य जा रहे हैं जिनमें छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है। तो इस बात को लेकर विवाद चल रहा है। कोंटा तहसील के 295.011 हेक्टेयर, ये प्रॉपर कोंटा क्षेत्र की बात कर रहा हूं। इतनी जमीन तो सिर्फ कोंटा से जा रही है, बल्कि कोंटा तहसील के इंजरम, वेंकटपुरम, आरसी गुड़ा जैसे गांव भी सीधे सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। तो ये मांग है हमारी कि हमको अगर इस योजना का लाभ प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिल पा रहा है तो कम से कम विस्थापितों को सही मुआवजा मिले। फिर हम बात करेंगे खुले बाजार में धान विक्रय का निर्णय। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार एक ऐसा निर्णय लेने वाली है जो कि अभी काफी दिनों तक चर्चा बटोरने वाली है। आप न्यूज की सुर्खियों में देखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के कृषि मंत्री का कहना है कि छत्तीसगढ़ ने इस बार जितने धान की खरीदी की है लोगों से,
अब उसमें से एक निश्चित हिस्सा, जिसमें से अगर हम कहें कि 25 लाख टन राज्य खाद्यान्न योजना के लिए रख लिया गया है, 40 लाख टन केंद्रीय योजनाओं के लिए चला जाएगा, लेकिन उसके बाद भी बचा हुआ 20 लाख टन से भी अधिक चावल वो गोदामों में अभी भी सड़ने के लिए पड़ा हुआ है, खुले गोदामों में। इससे बेहतर है कि उसकी नीलामी कर दी जाए, क्योंकि केंद्र सरकार से एथेनॉल बनाने की अनुमति मांगी गई थी जो मंजूरी नहीं मिल पाई है। तो ये मांग की जा रही है कि भाई 20 लाख टन जो अतिरिक्त धान है उसे खुले बाजार में बेच दिया जाए। तो इसके लिए राज्य सरकार 18 फरवरी को टेंडर जारी करने वाली है। मार्कफेड के माध्यम से नीलामी होगी, देखते हैं कितने मूल्य पर यह बिक पाएगा। फिर हम बात करेंगे, अच्छा, राज्य बनने के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है, दैट मीन्स 21 सालों के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि खुले बाजार में छत्तीसगढ़ से धान विक्रय के लिए जाएगा। यहाँ एक फैक्ट ये भी जान लेना जरूरी है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार 2500 रुपए में धान खरीद रही है और उसके लिए वो अपनी तरफ से पैसा दे रही है। खुले बाजार में धान का इतना मूल्य है नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि खुले बाजार में इतना ज्यादा मूल्य राज्य सरकार को प्राप्त होगा, यानी राज्य सरकार को नुकसान होने की एक भरपूर संभावना यहाँ पर नजर आती है। फिर बात करेंगे कोलेंग की। कोलेंग बस्तर का एक छोटा सा गांव है, उड़ीसा से लगा हुआ एक क्षेत्र है, काफी समय तक नक्सल प्रभावित रहा, लेकिन अब यहाँ की दशा दिशा बदल रही है। बस्तर अंचल का पहला मलखंभ मैदान यही तैयार किया जा रहा है, जिला प्रशासन इसको तैयार करेगा, लेकिन आप कम से कम ये याद रख सकते हैं कि बस्तर का पहला मलखंभ मैदान कहाँ, तो आपको पता चलेगा कोलेंग में। मलखंभ एक शारीरिक कौशल संबंधी खेल होता है और मध्य प्रदेश राज्य का राज्य खेल भी है। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य खेल क्या है। फिर हम बात करेंगे मानस केसरी पत्रिका की। छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया, हालांकि उनको सही परिचय अब तक नहीं मिल पाया है। उसी बात को ध्यान में रखते हुए ये पत्रिका निकाली जाती है, मानस केसरी पत्रिका। छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानी जो भुला दिए गए हैं या जिनके योगदान को ठीक से अब तक नहीं पढ़ाया गया, समझाया गया, उनके जीवन पर ये किताब, ये पत्रिका होगी जो पाक्षिक है, 15 दिन में एक बार प्रकाशित होती है। और इसके संपादक जो है बसंत वीर उपाध्याय जी हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर बात करेंगे नारायणपुर के फेमस मावली मेला की। मावली देवी का मंदिर कई बार प्रश्न में आ चुका है, आपको याद रखना पड़ेगा। उनके नाम पर मावली मेला नारायणपुर में लगता है। इसे बस्तर अंचल के एक सबसे प्रसिद्ध मेले में से माना जाता है। इसके लिए आयोजन की अनुमति मिल गई है, कोरोना के कारण पिछले बार डिस्टर्ब रहा था, इस बार अनुमति मिल गई है। 10 मार्च से 14 मार्च के बीच मावली मेला आयोजित होने वाला है। फिर बात करेंगे कवर्धा की। ये न्यूज थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है और मुझे बड़ी अच्छी लगी। कवर्धा जिले में शिमला मिर्च का उत्पादन होने लगा है। ऐसा नहीं है कि पहले होता नहीं था, बहुत कम स्तर पर छत्तीसगढ़ में शिमला मिर्च लगाई जाती थी। कवर्धा में वृहद स्तर पर अब शिमला मिर्च लगाई जा रही है और इतनी ज्यादा कि हम कवर्धा से शिमला मिर्च नेपाल निर्यात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि की बात है। बहरहाल मेरी अपनी उपलब्धि बता दूं कि हम 11 महीने के बाद एक बार फिर से ऑफलाइन क्लास शुरू कर दिए हैं। 2 बैचेस चल रही है मेरी, 8 से 10 और शाम 5 से 7। दोनों बैचेस में मैं एक बोनस चैप्टर के साथ पढ़ाई शुरुआत करवाया हूं और वो है विश्व का भूगोल। जैसे सिलेबस में नहीं लिखे होने के बाद भी पीएससी क्वेश्चन पूछ दिया था, तो आप किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं चाहते होंगे तो विश्व भूगोल अगर आपको पढ़ना हो तो मैं मौजूद हूँ। मेरी ऑफलाइन क्लास आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। तो हम मिलेंगे कल आपसे छत्तीसगढ़ समाचारों के साथ। तब तक ध्यान रखना है अपना और अपनों का। मिलते हैं।